हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है ना, अभी इसकी जो वैकेंसी है अप्रोक्स 52,000 समथिंग वैकेंसी आई है। उसमें क्या कर रहे हैं, हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं या फिर उसी के बेस पर क्वेश्चंस होते हैं और हम क्या करते हैं, इसका पर डे एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। ठीक है, और वही प्रैक्टिस सेट हम आपको थ्रो ओवर कर देते हैं। तो अगर हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो कितना है, 2:1 दिया गया है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि जो अम्ल और पानी का रेशियो है वो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। हमको ये पूछा है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि 60 लीटर क्या है, 60 लीटर मिश्रण है। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये है 60 लीटर मिश्रण आपका। इसमें क्या है कि अम्ल और वाटर का रेशियो है, तो हम अम्ल बोले हैं कि एसिड, और इधर क्या लिख लिया हम, वाटर। ओके, इनका रेशियो आपको कितना दिया गया है, 2:1। ये जब 2:1 है तो अगर हम इनको x मान लें, मतलब इसको 2x मान लें और इसको कितना मान लें, x मान लें, तो कितना हो जाएगा 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। जब 3x की वैल्यू 60 होगी तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ओके, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। मतलब 60 लीटर वाटर में जो 60 लीटर मिश्रण है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि 40 लीटर तो आपका एसिड है और 20 लीटर क्या है, वाटर। अब हम बोल रहा है कि इसको कितना मिलाया जाए, जाके हम इसमें कितना पानी मिलाएं। पानी मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, जो एसिड एंड वाटर है ना, एसिड और वाटर, इसका रेशियो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है, 1:2। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। तो जो हम एसिड को लेके चलेंगे, एसिड जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। जब हम सिर्फ एक मिश्रण में वाटर ही ऐड कर रहे हैं तो जो एसिड की वैल्यू जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, जब ये बात समझ में आ रही है तो पहले यहाँ पर कितना था, 40 वाटर था, सॉरी 40 एसिड था, तो यहाँ पर भी तो 40 ही एसिड रहेगा। सही बात है। जब ये x है तो ये 2x हो जाएगा। 2x की जब x की वैल्यू 40 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, जब 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई, तो पहले वाटर कितना था, 20 था, अब कितना कर दिया, 80। अगर हम 20 से कोई चीज़ 80 कर रहे हैं तो हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 60 ऐड करना पड़ेगा। तो हम 60 लीटर क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 300 ग्राम चीनी के 1 बिलियन में 40% चीनी है, इसमें हम कितनी चीनी मिलाएं जाके ताकि बिलियन में जो चीनी है वो 50% हो जाए। देखो इसमें से फिर वही है कि 300 लीटर आपको क्या दिया गया है, 300 लीटर दिया गया है एक मिश्रण। इसमें क्या है कि 40% चीनी है, जो 40% चीनी की वैल्यू निकालें तो 100 पर तो 40 हो गई। ओके, तो 300 पर कितनी हो जाएगी, ये था, तो ये 300 पर कितनी हो जाएगी, 120। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि 300 ग्राम में 120 ग्राम तो क्या है, चीनी। ये हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, शुगर। ओके, और बाद बाकी कितना रहेगा, 180 ग्राम। 180 ग्राम हम बोल लेते हैं क्या है, वाटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें हम कितनी चीनी और मिलाएं कि इनका रेशियो कितना हो जाए, 50:50। जब 50% हो जाएगी तो 50-50 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ये हो जाएगा उतना ही ये रहेगा। अब देखो इसमें हम बिलियन में सिर्फ जो मिश्रण है इसमें हम सिर्फ क्या मिला रहे हैं, सिर्फ वाटर, सॉरी सिर्फ चीनी मिला रहे हैं। तो जब चीनी मिला रहे हैं तो पहले वाटर का रेशियो जितना होगा उतना ही वाटर की मात्रा बाद में रहेगी। ठीक है, जब वाटर की मात्रा उतनी ही बाद में रहेगी तो 180 जब पहले है तो 180 ही बाद में रहेगी। ये बात समझ में आ रही होगी ना आपको कि जब हम किसी मिश्रण में सिर्फ शुगर और वाटर का मिश्रण है उसमें सिर्फ हम शुगर ही ऐड कर रहे हैं तो पहले जितना वाटर था उतना ही वाटर रहेगा। ये बात आपको पक्के से याद रखनी चाहिए। तो जब उतना ही वाटर रहेगा तो वाटर जब पहले 180 था तो अभी भी 180 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो 50% की वैल्यू है ये 180 की वैल्यू है, मतलब जो 180 है वो 50% की वैल्यू है, तो इस 50% की वैल्यू भी तो 180 ही होगी। सही बात है। तो पहले शुगर कितनी थी, 120, अब कितनी हो गई, 180। तो कितनी ऐड करनी पड़ेगी शुगर हमको, 60 ग्राम शुगर ऐड करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि ई एफ फिर यू वी दिया गया है और आई जे का कोड बताना है हमको। देखो हमको क्या दिया गया है कि जो ई एफ है वो किससे रिलेटेड है, यू वी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जो आई जे होगा इसका कोड क्या होगा, कि इसका कोड बताना है, इसका कोड क्या होगा। ओके, तो देखो और आपको अपोजिट अल्फाबेट से याद होना तो ये क्वेश्चन आपका मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि जो एफ ई का अपोजिट है वो क्या होता है, उई, और एफ का अपोजिट क्या होता है, उई, यू, है ना। तो ई का अपोजिट जो शब्द पहले था उसका अपोजिट बाद में लिख दिया, तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर, तो आर बाद में लिखा जाएगा। जब आर बाद में लिखा जाएगा इसमें क्यू बाद में है ये एलिमेंट, इसमें क्यू बाद में है ये एलिमेंट, इसमें ओ बाद में है तो ये भी एलिमेंट। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, राइट आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन। और देखो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, ये हो गया। अब इसके अपोजिट याद करने की ट्रिक में तो हूँ आपको। देखो
इसके अपोजिट याद करने की ट्रिक। अगर हमको ई का अपोजिट उई है ना, इसका अपोजिट याद करना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, ई उई ई आर एस टी, एवरेस्ट माने चोटी होता है, ठीक है। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, उई, ठीक है। और एफ का अपोजिट यू याद करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि फुल, ये स्पेलिंग होगी। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। और आई का अपोजिट आई का अपोजिट आर याद करना हो तो क्या हम बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे, INDIAN, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जी का अपोजिट क्यू याद रखना हो तो कैसे बोल सकते हैं, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक थी अपोजिट याद रखने की, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हमको एक सीरीज दी गई है, इसमें कुछ ब्लैंक प्लेसेस हैं, उस ब्लैंक प्लेसेस को हमको फिल करना है कि ब्लैंक प्लेसेस को फिल करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो क्या दिया है हमको, सी डी, फिर ब्लैंक प्लेस, फिर ई, फिर ब्लैंक प्लेस, फिर डी, और फिर डी, उसके बाद में ब्लैंक प्लेस, फिर सी, फिर डी, फिर ब्लैंक प्लेस, और फिर ई, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम पहले काउंट कर लेते हैं कितने प्लेसेस हैं। तो हम प्लेसेस को काउंट करें तो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लेसेस हैं, ठीक है। 12 प्लेसेस अगर हम फैक्टर बनाओ तो क्या वो बन सकते हैं, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4, ये बन सकते हैं 12 के फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 4 4 के 3, जो पहले बड़े बड़े पेयर बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसमें 4 4 के 3 पेयर बनाओ, जब 4 4 के 3 पेयर बनाएंगे तो देखो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है, एक पेयर ये बन गया। अब क्या किया कि हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसके बाद हम फिल कर सकते हैं, ये देखो ये एज इट इज होगा, ये भी और ये भी, ये तीनों एक जैसे होंगे। तो इसमें लास्ट में ई दे रहा है तो यहाँ पर लास्ट प्लेस फिल करना था हमको, तो इसमें ई फिल कर दिया, ठीक है। इसमें थर्ड प्लेस खाली है। अब इसमें हम ये देखेंगे थर्ड प्लेस कौन से में भरी है, तो इसमें भरी है थर्ड प्लेस पर क्या है, डी, तो इसमें डी लिख दिया। इसमें सी आ जाएगा, इसकी है ना, इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा, सी डी डी ई, सी डी डी ई, सी डी डी ई, ठीक है। तो ब्लैंक प्लेसेस पर आपका क्या आया, डी आया, फिर क्या आया, सी आया, फिर ई आया, और फिर डी आया। तो ये कौन से ऑप्शन में, बी और सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक नाव है वो 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, और 6 घंटे में धारा के अनुकूल कितना चलती है, धारा के विपरीत 8 घंटे में कितना चलती है, 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, और धारा के अनुकूल 6 घंटे में कितना चलती है, 36 किलोमीटर चलती है। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है कि नाव की चाल कितना होगी। तो देखो धारा के विपरीत चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है धारा के। जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो मान लीजिए ये क्या है, ये एक नदी है ना, ये एक नदी है, ये फ्लो हो रही है इधर, ठीक है। ये क्या मान ली हमने, एक नाव मान ली कि ये क्या है, नाव। तो देखो जब धारा के, मान लीजिए इधर बह रही है नदी, तो जब ये जो नाव है ना वो आपकी धारा के ही साथ जाएगी, मतलब जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव चलेगी। तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स हम बोल रहे हैं क्या है कि नाव की स्पीड है, और वाई क्या है, स्टीम की स्पीड, मतलब धारा की स्पीड है, ठीक है। तो अगर धारा की तरफ जा रही है कोई स्टीम, धारा की तरफ जा रही है कोई नाव, तो उसकी उन दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है नाव, मान लीजिए इधर बह रही थी धारा, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव जाएगी तो क्या हो जाती है, एक्स माइनस वाई। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ओके। जब ये आपने पहले भी पढ़ा है तो उसी के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव है वो 8 घंटे में धारा के विपरीत, है ना, धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई। तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, एक्स माइनस वाई कितने घंटे में, 8 घंटे में, ये बात बोल सकते हैं हम। तो इससे हम एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या बोल सकते हैं, 40/8, है ना। तो 8 पंजे 40, एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। ये बात समझ में आ रही होगी, कितना एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, आ गया। अब धारा के अनुकूल जा रही है, धारा की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 36/6, इसका मतलब 6। तो देखो यहाँ से क्या एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। जब एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो हम निकाल सकते हैं ना, क्या बोला है हमको, धारा की वैल्यू पूछी है, नाव की वैल्यू पूछी है, शांत जल में नाव की चाल मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पर बोले कि हमको एक्स प्लस वाई कितना मिला था, 6, और एक्स माइनस वाई कितना मिला था, 5। अब हम इसको इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, इससे इसको काट देंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,
तो हम एक्स की वैल्यू कितनी लग सकते हैं, 5.5 किलोमीटर पर घंटा, 5.5 किलोमीटर घंटा। नाक भी चाल आ गई 5.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करता है, तो वही जो पूरा कार्य है वो कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखो क्या है, मान लीजिए अगर हम कार्य को कितना मान लें, एक्स मान लें कि टोटल वर्क कितना है एक्स। ओके, टोटल वर्क कितना है एक्स, उसका 3/4 भाग मतलब 3x/4 बोल रहा है ना, 3x/4 कितने घंटे में, कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो बोल रहा है कि जो एक्स है वो कितने दिनों में करेगा। 3/4 एक्स की वैल्यू कितनी बोल मान ले हम 12, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू क्या बोल देंगे, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 4। 3 से जब उसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। 16 दिनों में पूरा कर देगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको लाभ बताना है, उसका लाभ कितना होगा। देखो किसी आदमी ने 16 वस्तुएं खरीदी, इसको हम बोल दें क्या है, इसने 16 वस्तुएं खरीदी है, और इन्हीं में से उसने क्या किया, 12 वस्तुएं बेच दी। ओके, देखो 16 वस्तुएं तो खरीदी, आप ही खुद समझ लीजिए कि आपने किसी चीज की 16 वस्तुएं खरीदी और उसमें 12 वस्तुएं बेच दी, तो जितना व्यय आपका 16 वस्तुएं खरीदने में हुआ था ना, उतना व्यय आपका कवर हो गया कितने, 12 वस्तुओं को बेचने पर, तो आपके 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा बची। समझ में आ रहा है ना कि आपने 16 वस्तुएं खरीदी, 16 वस्तुएं खरीदने के बाद में क्या किया कि आपने कुछ लाभ लेके उसी 12 वस्तुएं बेच दी, तो जितना व्यय आपका 16 वस्तुएं बेच खरीदने पर हुआ था ना, उतना ही सेम व्यय 12 वस्तुएं बेचने पर आपको प्राप्त हो गया। तो आपको 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा हो गई ना, 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा हो गई, सही बात है। तो हम बोल सकते हैं कि जब 12 वस्तुओं पर हमको 4 का लाभ हो रहा है, तो 100 वस्तुओं पर कितने का लाभ होगा। सिंपल था। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, जिसको जब 3 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, सॉरी 4 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 3 बार। ओके, तो कितना आ जाएगा, 100/3। अब 100/3 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी कितनी होती है, 33/3%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33/3%। मतलब कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो वह कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 3300 रुपये हो जाएगा। देखो मूलधन कितना दिया है आपको, मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना दिया है आपको, देखो मूलधन कितना दिया है। ओके, मूलधन कितना दिया है, 2500। ये बात समझ में आ रही होगी। और फिर क्या है, मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन कितना हो जाता है, 3300 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, मतलब ब्याज की दर कितनी दी है, 8%। तो हम ब्याज निकाले हैं, तो ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 3300 माइनस 2500 करेंगे, जब 3300 माइनस 2500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। 800 रुपये की आपकी क्या आ गई, ब्याज आ गई। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितनी है आपकी, 800, बट्टे मूलधन कितना है, 2500, गुणा दर कितनी है, 8%। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 8 से 8, 2500 का 100 कितना आ गया, 4%। अब देखो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है इतनी रामायण। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन में जब उसमें सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, देखो 2500 रुपये मूलधन है और 3300 रुपये मिश्रधन हो गया, तो जब उसको घटाएंगे तो 1200 रुपये तो ब्याज बची। हमको ये लिखने की कोई रामायण की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में जब सॉल्व करेंगे ना, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे हम। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 256 वर्ग मीटर है, और उसके विकर्ण की माप बताने कि उसका जो विकर्ण होगा उसकी माप क्या होगी। तो अगर हम क्या बोलें कि ये आपका क्या है, ये वर्ग दिया गया है, इसका जो एरिया है वो कितना दिया गया है, 256 वर्ग मीटर स्क्वायर। ओके, जब 256 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा अगर हम एक्स मान ले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 256। तो 256 तो पता ही होगा 16 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 16 आ गई, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब एक्स की वैल्यू 16 आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी। ठीक है,
हमको बिगड़ की लंबाई पूछी थी, इसकी लंबाई पूछी थी कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो इसका स्क्वायर अगर हम x मान लें, इसकी वैल्यू कितनी मान लें, लेंथ x मान लें, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 256 प्लस 256 इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। तो आपको सिंपली पता होगा कितना होता है, 16√3 16√2 x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर ये भी नहीं पता है आपको तो क्या करें, यहाँ अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा, 512। ओके, 512 आ जाएगा। अब क्या करें, हम 2 का वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। ओके, फिर 4 से करो तो 4 6 24, 4 6 16, फिर 4 से करो तो कितना आ जाएगा, 16, और फिर 4 से करेंगे तो 4, फिर 4 से करेंगे तो 1। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, सिर्फ ये 2 बचा। तो 4 6 16 हो जाएगा, 16√2 आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 16√2। कौन सा ऑप्शन है, विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, ए ऑप्शन 16√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की भुजा है वो 10% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछा है। तो देखो मान लीजिए क्या है, अगर हम एक वर्ग बना लें कि ये बना लिया आपने एक वर्ग, इसकी भुजा पहले x थी, ठीक है, अब कितनी हो गई, 10% बढ़ा दी गई, तो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये एक भुजा है 10% बढ़ा दी हमने, तो कितनी हो जाएगी, ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए कि एक भुजा है, परसेंटेज का मतलब 100 पर होता है, 100 पर समझाने से आपको बहुत ही ईजी समझ में आएगा। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर। तो हम बोल दें कि जो ये वाला वर्ग था इसकी भुजा पहले कितनी थी, 100 थी। ओके, जब हम 10 को 10% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि पहले किसी वर्ग की भुजा कितनी थी, 100 थी, हमने उसको बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 110 हो गई। 10% बढ़ाई तो 10 हो गई, 110 हो गई। ठीक है, अब क्या है कि भुजा का स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका, तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 100 रेशियो 110 का रेशियो कितना आएगा, इस 0 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 रेशियो 11। ये समझ में आ रही होगी, कितना आ गया, 10 रेशियो 11। मतलब पहले 10 था, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। और क्या है, भुजा का स्क्वायर होता है तो हम 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो कोई चीज पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 121 हो गई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई उस पर, 21% की वृद्धि हो गई। सिंपल, इजी टू इजी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पंखे का अंकित मूल्य है वो कितने है, 150 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी जाती है। उसका अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताना है। देखो परसेंटेज का मतलब फिर से 100 पर होता है। जब परसेंटेज का मतलब 100 पर होता है तो मान लीजिए हमने क्या बोला कि पहले हमने 150 लिया ही नहीं, हमने बोला कि पहले पंखे का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए था, 100% था। ठीक है, अब उस पर क्या है, 20% की छूट दी जा रही है, तो 100 पर ही तो 20% की छूट दी जा रही है ना। जब 100 पर 20% की छूट दी जा रही है तो पहले 100 था, जब 20% की छूट दी गई तो अब कितने में बिकेगा, वो 80% में बिकेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी, कितने में बचेगा, 80% में बचेगा। अब अंकित मूल्य कितना दिया है हमको, 150 रुपये दिया है, मतलब ये जो 100 है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 150 दी है। तो 80 की वैल्यू पूछी थी कि 80 की वैल्यू कितनी होगी, आप ये बता दो। तो हम बोलेंगे जो 100 है उसकी वैल्यू तो आपको कितनी दी है, 150 दी है, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे कितना होता है, 120। 120 आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत देखो कितना ये क्वेश्चन था ये भी। मतलब परसेंटेज का मतलब आप सिर्फ सिंपली ये करके रखो कि परसेंटेज का मतलब ही 100 पर होता है, तो 100 पर आप जितनी जल्दी वैल्यू पुट करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो बताना है हमको कि 32 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है हमको, है ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। जब आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी गई है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलें, हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमको 32 सेकंड की स्पीड, 32 सेकंड की दूरी पूछी है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 5/18 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36, 2 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये बात समझ में आ रही होगी, कितना आ गई, इसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। हमको कितने सेकंड में चाहिए,
32 सेकंड में चाहिए, तो 32 सेकंड में जब 1 सेकंड में कितनी जा रही है, 10 मीटर जा रही है, तो 32 सेकंड में कितनी आएगी, 10 इंटू 32, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कितनी आएगी, 320 मीटर जाएगी। कौन सा ऑप्शन, 320 मीटर, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 20%, 25% तथा 10% क्रमागत भट्टे पर अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली चीज कितने विक्रय मूल्य पर बिकी जाएगी। अगर हम 20%, 25% और 10% तीनों का हम क्या निकाल लें, एक समतुल्य भट्टा निकाल लें, मतलब तीनों एक छूट के बराबर हो गया, अगर ये निकालें तो देखो सक्सेसिव छूट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको 2 छूट दी गई हैं, एक छूट ए है और दूसरी छूट क्या है, बी, तो इनके इक्विवेलेंट छूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 100। ये बात समझ में आ रही है। बट अगर इस केस में देखें तो इस केस में तो 3 छूट दी गई हैं, एक 20% की, एक 25% की, एक 10% की, ठीक है। तो आपको मेंशन नोट, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ क्या करें, हमको 2 छूट का पता है ना, तीसरी छूट का पता ही नहीं है, तो हम पहले 2 छूट का निकाल लें। जब पहले 2 छूट का निकाल लेंगे तो वो एक एकल छूट के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम पहले 2 छूट का निकाल लें तो एक एकल छूट के बराबर आ जाएगा। फिर क्या करें, जब एक एकल छूट के बराबर आ जाएगा तो भी तो 2 छूट बचेंगी। जैसे ये हैं, ये जब दोनों एक एकल छूट के बराबर आ जाएगी तो फिर एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो पहले अगर हम 20 और 25 का निकालें तो 20 और 25 को क्या करें, पहले ऐड करना पड़ेगा, मतलब यही तो होता है ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे, कितना आ गया, 45 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई कितना, 100, ठीक है। ये कर रहे हैं, तो जब ये करेंगे तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, सॉरी हाँ 5 दूनी, अरे 20-25 था ना यहाँ पर, वही तो मैं बोलूँ, कुछ तो गलती हो रही है। ओके, यहाँ पर कितना है, 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 दूनी कितना हो गया, 50/10। तो जब 45 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 40। ये जो ए और बी मतलब 25%, 20 एंड 25% की जो छूट थी वो किसके एकल छूट के बराबर आ गई, वो 40% की छूट के बराबर आ गई। अब क्या बची आपके पास, एक 40% की छूट बची और एक 10% की छूट बची। अब हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। जब इसको ए बी मान के करेंगे तो पहले दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10, 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10/100। ओके, जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, 50 माइनस 4 कितना आ गया, 46। 46% की आपको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी ना, कितनी 46% की छूट मिल रही है। तो जब आपको 46% की छूट मिल रही है, मान लीजिए कोई चीज़ कितने की थी, 100 की थी, आपको ओवरऑल 46% की छूट मिल रही है, तो कितने में बेची जाएगी, वो 54% में बेची जाएगी ना। देखो 100 रुपए की चीज़ थी, जब आपको कितने की 46% की छूट मिल रही है, 46% की छूट मिल रही है, तो 100 में से जब हम 46 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 54%। वो 54% पर बेची जाएगी, ठीक है। अब 50, अब हमको 100% की वैल्यू कितनी दी है, 1500 दी है। तो जब 40% की छूट के बाद में 54% की वैल्यू पूछी थी, तो हम बोलेंगे जब 100 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1500 दी है, तो 54% की वैल्यू कितनी होगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 75 और 6 कितने हो गए, 81। 810 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको क्या करना था, हमको इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना था, किसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा। अगर हम जितनी जल्दी इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेंगे उतनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल लोगे। ओके, और ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी आय सबसे अधिक होगी। जो आय है, 1 मिनट, हमको बोला है किसकी आय सबसे अधिक होगी। ओके, हमको बताना है कि किसकी आय है वो सबसे अधिक होगी। अब जिसकी आय सबसे अधिक होगी, तो देखो अगर हम इसमें पढ़ें तो क्या बोल रहा है कि के की आय है वो एल से ज़्यादा है। जब के की आय एल से ज़्यादा है तो एल की आय सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एल की आय सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। किंतु एम की आय से कम है, अब के की आय भी एम की आय से कम है, तो के की आय भी नहीं हो सकती सबसे ज़्यादा। ओके, फिर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है कि जे की आय सबसे कम है और आई की आय के की आय से कम है। जब आई की आय भी के की आय से कम है तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सबसे ज़्यादा आय किसकी हो गई, डी ऑप्शन एम की हो गई।
ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। ओके, ऑप्शन से एलिमिनेट करने से आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या दिया है, हमको दिया है कि 7, 3 और 1 ये किसके बराबर दिया है, 11 के बराबर दिया है। ओके, हमको क्या बताना है, 9, 9, 1 ये किसके बराबर होगा, ये बताना था हमको। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो क्या है कि 7, 3, 1 इसका कोड कितना दिया है, 11, तो 9, 9, 1 का कोड बताना है। अगर हम इसमें देंगे तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या करेगा, हम 7 + 3 + 1 कर दें तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 और 1 कितने हो गए, 11। आंखें बंद करके लिख दिया था एग्जामिनर ने ये 11। तो जब इसमें करेंगे तो इसको भी ऐड ही करना पड़ेगा, तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, 18 कितना हो जाएगा, 19। कौन सा ऑप्शन है, 19 ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अगर वो है क्या करता है, के का अर्थ है के का अर्थ है घटाना, एल का अर्थ है भाग देना, एम का अर्थ है जोड़ना और डी का अर्थ क्या है, गुणा। तो हमको ये जो वैल्यू, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, ये इसकी वैल्यू बतानी है कि इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस का तो पता ही होगा, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस और फिर प्लस। ओके, तो हम लिख लें एक बार, जब हम 96 लिखेंगे, फिर एल का मतलब क्या दिया गया है आपको, भाग। तो 96 डिवाइडेड बाई कितना, 4। फिर के का मतलब क्या दिया गया है, -6। एम का मतलब क्या दिया गया है, +11। डी का मतलब क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई 9। ये करना था। तो जब 96 को हम 24 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 - 6 +99। ठीक है, अब प्लस प्लस के ऐड कर लो, जब प्लस प्लस के ऐड करेंगे तो 99 में जब 24 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 123। 123 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 के विपरीत बताना है कि हमको 4 के विपरीत क्या होगा। ओके, जब 4 के विपरीत देखें तो देखो इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको 2 डाइस, कुछ ऐसी डाइस दी गई हैं जिनका सिर्फ एक ही फेस सेम है, तो हम क्या बोलते हैं, हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जो पहली प्लेस पर आया है वो पहले का अपोजिट, जो दूसरी प्लेस पर आया है वो दूसरे का अपोजिट। ठीक है, और अगर आपको 2 डाइस किसी कंडीशन में ऐसी दी गई हो जिनके सिर्फ 2 फेस सेम है, तो जो रिमेनिंग फेस होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब हम इन 2 डाइस को कंपेयर करें तो इन दो डाइस में हमको क्या देता है, दिखाई देता है। देखो इसमें भी 4 दिया गया है, इसमें भी 4 दिया गया है, मतलब ये कंडीशन वो वाली सेटिस्फाइड कर रही है, फर्स्ट वाली, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही फेस सेम होता है। तो ये जिसमें एक फेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब इसके भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें और इसके भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। ठीक है, अब जो पहली प्लेस पर आ रहा है 4 के, क्या आ रहा है, 5, और इसमें देखें तो पहली प्लेस पर क्या आ रहा है, 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो 3 का अपोजिट है 5 का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, 3। अब उसी प्रकार देखें तो दूसरी प्लेस पर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, और इसमें दूसरी प्लेस पर देखें तो क्या आ रहा है, 2। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अब हमको पूछा किसका अपोजिट था, 4 का अपोजिट पूछा था। तो 1 से 6 तक की काउंटिंग में 4 इनमें क्या बचा, 6 ही बताया ना, तो 4 का अपोजिट तो 6 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर आपको बाई चांस 5 का अपोजिट पूछा होता तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता, 3। 1 का अपोजिट पूछा होता तो 1 का अपोजिट क्या हो जाता, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 भुजाओं वाली एक बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। विकर्णों की संख्या बतानी है कि कितने डायगोनल होंगे, सॉरी कितने विकर्ण्स होंगे। ओके, डायगोनल कितने होंगे ये बताना है हमको। तो इसमें क्या करें, अगर हम जो भुजाएं हैं ना उनको हम मान लेते हैं एल। ये जो भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं, ओके, ये साइड से दी गई हैं, इनको हम मान लेते हैं एन। और एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है 1/2 एन और n-3, ये होता है फॉर्मूला। एन की जगह क्या 10 भुजाएं हैं ना, तो एन की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 10 पुट कर सकते हैं। तो जब एन की जगह 10 पुट करेंगे तो 1/2 × 10 मल्टीप्लाइड बाई, जब 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7। जब 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार, 5 बार, 7 पंजे 35। तो नंबर ऑफ विकर्ट्स कितने आ गए भैया, विकर्णों की संख्या 35। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में 8 जोड़ने और उसी संख्या में से 3 घटाने पर जो उनके जो संख्याएं हैं उनके बीच का जो अंतर है वो कितना प्राप्त होता है, 407 प्राप्त होता है। तो हमको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कितनी होगी। देखो इसमें क्या करें, मान लीजिए वो संख्या हम कितनी ले लें, 100 ले लें। ठीक है, संख्या जब हम उनकी 100 ले लेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि जब उसी संख्या में 8 जोड़ेंगे, जब संख्या में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 108 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी।
और जब उसी संख्या में से 3 घटाएंगे, मतलब अगर हम 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 97। अब आगे क्या कह रहा है कि इन दो संख्याओं के बीच का अंतर जो हमको संख्याएं प्राप्त होती है, मतलब 97 और 108, इनके बीच का अंतर हमको कितना दिया गया है 407। इनका अंतर कितना है 407, ये हम 100 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम 97 और 160 का डिफरेंस निकालें, 97 और 160 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 और 3 कितने हो गए 11, ठीक है। तो 97, तो क्या बोल सकते हैं हम कि 11 यूनिट की वैल्यू तो अपने को कितना दी है इतनी, तो हमको 100 यूनिट की वैल्यू बतानी थी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो जब 11 यूनिट की वैल्यू इतनी दी है आपको, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है कि जब आपको 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है इतनी, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77, 37 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 3700 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझ में आए होंगे, ठीक है। बट आपको फिर भी कहीं लगता है ना कि आपको सर जी ये क्वेश्चन में या तो मुझसे कोई गलती हो गई या फिर आपको कोई समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स और जो भी क्वेरीज हों किसी भी क्वेश्चन को लेकर, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।